तो चलिए हम लोग नीट 2020 फास्ट रिवीजन कोर्स स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, हम बायोलॉजी का जेनेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जेनेटिक्स देखिए आपके जो सिलेबस में दो पार्ट में है, एक तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। तो हम शुरुआत प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से, जहाँ पर हेरिडिटी एंड वेरिएशन पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ जो शुरुआत है, अगर सबसे पहले हम बात करें तो देखो जेनेटिक्स। तो ये जेनेटिक्स है, तो कुछ साइंटिस्ट का नाम है यहां पर, जैसे क्या है विलियम बेटसन। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म आप देख रहे हैं जेनेटिक्स, किसने दिया? विलियम बेटसन ने। टर्म किसने? विलियम बेटसन ने दिया। और यहां पर देखो एक चीज और है, बेटसन ने टर्म दिया। अब दूसरा आप देखिए यहां पर जेनेटिक्स में एक चीज छुपा हुआ दिख रहा है आपको, क्या? जीन। तो जीन टर्म किसने दिया? जोहानसन ने दिया जीन टर्म। ठीक, इसी चीज को पहले फैक्टर यूज्ड बाय मेंडल। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो जेनेटिक्स टर्म बेटसन ने दिया, और जेनेटिक्स में जीन, दैट मीन्स जीन दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और उसी बात को मेंडल साहब ने एज अ फैक्टर और डिस्क्रिएट यूनिट और एलिमेंट्री यूनिट या एलिमेंट्स बोलते थे। आइए फिर उसके बाद आगे हम बात करें तो आपकी नीट 16 में यही सवाल पूछ दिया, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो थे, तो यही साइंटिस्ट कौन? विलियम बेटसन। अब ये बात तो आपके एनसीईआरटी में है नहीं, ठीक, और ये सवाल पूछ लिया, तो ये ध्यान रखिएगा, विलियम बेटसन। अब यही बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो 1900 में फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा गया? मेंडल साहब को, ग्रिगोर जोहान मेंडल। तो वहां पर आपको मिलेगा ग्रिगोर जोहान मेंडल्स को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। क्लियर? जीन टर्म किसने दिया? जोहानसन। और जेनेटिक्स टर्म किसने दिया? विलियम बेटसन ने। उन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, आगे आप बात करें, मूलर है जिनको फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी। एक्टिनोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी अबाउट क्या है? रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ऑर्गेनिज्म। रेडिएशन जैसे एक्सरेज हो गया, गामा रे, इन सब का स्टडी। फिर उसके बाद आप बात करें तो एक और साइंटिस्ट आ गए, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, थॉमस हंट मॉर्गन। तो ये सवाल आपके नीट में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इनको बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। इनके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनको आपको फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी बोल देंगे, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। वाई वी कॉल्ड फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स? क्योंकि इन्होंने किसको यूज किया था एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल? फ्रूट फ्लाई, ठीक है, जिसका नाम ड्रोसोफिला गैस्टर। तो देखो ये तो एनसीईआरटी से है, तो सवाल पूछ सकता है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर एज एक्सपेरिमेंटल टूल यूज्ड बाय टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन को बोलते क्या है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्होंने क्या है? क्रॉसिंग ओवर को भी, इन्होंने लिंकेज को भी डिफाइन किया, इन्होंने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को भी किया, इन्होंने क्या है? म्यूटेशन को भी किया। ठीक है, ये सारे बहुत सारी चीजें जिसके बारे में इन्होंने बताया था, ध्यान रखिएगा। अब क्या है? गैरोड नाम के, आर्चीबाल्ड ई गैरोड नाम के साइंटिस्ट हैं, गैरोड। ठीक है, इनके बारे में फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा जाता है इनको, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। क्या है? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। और यही एक साइंटिस्ट हैं जो सबसे पहले क्या किया इन्होंने?
ह्यूमन डिसऑर्डर दैट इज एल्कैप्टोनूरिया, जिसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये काम किया था। तो ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया, तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी आपको स्क्रॉल करके और वहां पर भी दिखेगा। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रिगोर जोहन मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स विलियम बेटसन, जेनेटिक्स टर्म गिवन बाय विलियम बेटसन, क्लियर, और जीन टर्म गिवन बाय जोहानसन, और उससे पहले मेंडल ने उस चीज को क्या यूज किया था? फैक्टर, क्लियर। अब थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में बता दिया, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स, और क्या है? एक्सपेरिमेंट, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को एज ए एक्सपेरिमेंटल टूल यूज किया था, मटेरियल बोल दीजिए। फिर उसके बाद गैरोल्ड के बारे में हमने बात किया, तो उनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन डिसऑर्डर क्या एल्कैप्टोनूरिया दैट इज कॉल्ड ब्लैक यूरिन डिजीज को भी डिस्कवर किया था। आइए अब हम बात करें जेनेटिक्स। तो देखिए जेनेटिक्स जो है एग्रीगेट स्टडी ऑफ, ठीक है, या कंबाइंड स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये 10th क्लास में आपका जो चैप्टर था वो क्या था? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था, हाँ, वेरिएशन जो भी। तो यहां पर देखिए जो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, क्लियर, समझिएगा बात को, जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते जाइएगा। अब देखो यहां से हेरिडिटी अगर बात करें तो आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है डायरेक्टली, इसका मतलब क्या है? लाइक बिगेट लाइक, इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली सवाल पूछा। लाइक बिगेट लाइक मतलब इंसान का बच्चा इंसान, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, ठीक है। कहने का मतलब किसको डिफाइन कर रहा है? बोलो, स्पीशीज को। किसको डिफाइन कर रहा है? स्पीशीज। अब स्पीशीज में भी दो बात आ जाती है, एक क्या है? बायोलॉजिकल, क्या है? डेफिनेशन, ठीक है। अब बायोलॉजिकल डेफिनेशन, और दूसरा हम बात करें तो टैक्सोनॉमिकल, क्या? डेफिनेशन, ठीक है। तो देखो ये चीज तो हम यहां पर बता रहे हैं, लेकिन ये कहां से हो जाएगा? फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का डायरेक्ट सवाल, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा सर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कौन? सॉरी, बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज गिवन बाय, क्या है? अर्नेस्ट मेयर ने दिया था, क्लियर। अब आपसे सवाल ये है कि सर आपने तो ये बताओ ना, जी स्पीशीज किसने? जॉन रे नाम के साइंटिस्ट थे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जॉन रे स्पीशीज टर्म दिया था, क्लियर। आइए अर्नेस्ट मेयर, अब देखो जो सवाल पूछेगा अर्नेस्ट मेयर से, वो सवाल ये होगा, इनको और क्या क्या बोलते हैं? क्या? डार्विन्स ऑफ 20th सेंचुरी। पहला इन्होंने बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज दिया, और इनको डार्विन्स ऑफ, बोलो क्या? 20th सेंचुरी, क्लियर। और इनको इन्होंने, और जल्दी बताइए, 1 2 हो गया, और क्या है? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अब कुछ लोग जो ऊपर से एनसीईआरटी पढ़ते हुए निकल गए, उन्होंने बोला यार सर ये कहाँ पर है? तो एनसीईआरटी का चैप्टर 1 क्लास 11th, उनमें जो फिगर दे रखा है साइंटिस्ट का, कुछ का दे रखा है, वहां पर ये बात दे रखी है, भाई सवाल पूछ सकता है। एनसीईआरटी का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, जो साइंटिस्ट का नाम है उनके बारे में जो लिखा वो भी, तो वहां लिखा है क्या है? बायोलॉजिकल डेफिनेशन गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर को क्या बोलते हैं? डार्विन्स ऑफ 20th सेंचुरी भी बोलते हैं, और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी के 3 अदर फील्ड में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, बस, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। आइए, तो इन्होंने क्या बोला? स्पीशीज को डिफाइन किया। तो बोलो कैसे किया? आप डेफिनेशन जानते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। हियर वी यूज द वर्ड कॉल्ड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल का मतलब क्यों? क्योंकि वो अपने क्या है? नंबर को आगे बढ़ाता जाए, मतलब विच कैन प्रोपगेट, अपने जनरेशन को बढ़ाता जाए, क्योंकि स्टेराइल हुआ तो वो चीज वहीं रुक जाएगी, क्लियर है। तो फर्टाइल होना चाहिए,
अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्लियर? इसको हम बोलेंगे स्पीशीज अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट मेयर, दैट इज बायोलॉजिकल डेफिनेशन। ठीक, आइए टैक्सोनॉमिकल डेफिनेशन। अब देखो यहां पर आपको टैक्सोन, अब ये भी सवाल आपके एंट्रेंस का, हम पूरा बायो पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं किसी चैप्टर में स्पेसिफाई होकर रखेंगे। हमारा टारगेट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो जहाँ जहाँ पर जो बात बोलेंगे उसको आप इंपॉर्टेंट नोट करते हुए चलिएगा और अपने कॉपी पर उतारते चलिएगा। क्लियर? आइए तो अब देखो यहाँ पे आ गया क्या, टैक्सोन। सबसे पहले तो ये बात करो, डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है, दिस इज कॉल्ड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है, टैक्सोन दैट इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आइए नेक्स्ट, ये जो टैक्सोनॉमिकल डेफिनेशन दिया वो कैरलस लीनियस, कैरलस लीनियस। अब आ जाओ सही, अब कैरलस लीनियस के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लें कि इनसे डायरेक्ट सवाल क्या पूछेगा सर। तो देखो इनको हम बोलेंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर? कैरलस हमने डेफिनेशन नहीं लिखा, फादर ऑफ आपको पढ़ता दिया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने और क्या दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने क्या है, साइंटिफिक नेम दिया ऑर्गेनिज्म का। बाइनोमियल बोला क्योंकि दो वर्ड थे, वन फर्स्ट वर्ड को जेनेरिक और सेकंड को स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। इन हिज बुक, ये सवाल इंपॉर्टेंट, सिस्टेमा नेचुराई 10th एडिशन, ये सवाल आपसे पूछेगा, सिस्टेमा नेचुराई का 10th एडिशन। फिर आपसे पूछेगा कि ये सिस्टेमा नेचुराई किसकी बुक है, तो कैरलस लीनियस। क्लियर है? तो ये तो फिर अब सर तो इनके बारे में तो बता दिया, और इन्होंने लीनियस हायरार्की भी दिया था, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज के बारे में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब डेफिनेशन क्या है फिर, टैक्सोन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीशीज स्मॉलेस्ट टैक्सोन, स्पीशीज मतलब स्मॉलेस्ट टैक्सोन, जल्दी में लिख दिया। दैट मीन्स अब यहां से उठा लो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर है? ये तो हमने आपको हायरार्की बताया। तो बातें हमने शुरू क्या किया, लाइक ब्रिगेड डायरेक्ट सवाल पूछा है, स्पीशीज को डिफाइन करता है ये, दैट मीन्स अ ग्रुप। ये दो बार बात करें तो बायोलॉजिकल डेफिनेशन हमें मतलब इससे है, इससे नहीं मतलब है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर देख रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, दैट मीन्स की प्रोडक्शन ऑफ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होना चाहिए। ठीक है, ये चीज वो तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड फॉर द सेक ऑफ स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क्स इन नीट, दैट इज फॉर द बायोलॉजी 360 आउट ऑफ 360। क्लियर? इंशाल्लाह। आइए तो ये बात हो गई। अब यहां लाइक वेट, लेकिन अभी भी हमने क्या है, हेरिडिटी का डेफिनेशन नहीं दिया। तो डेफिनेशन क्या होगा, तो इनका डेफिनेशन अगर हम बात करें तो आप क्या बोलिएगा, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट। अब देखो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट, ब्रैकेट में एस लगा दिया, दैट मीन्स पेरेंट और पेरेंट्स, ठीक है, टू ऑफ स्प्रिंग मतलब प्रोजेनी। इसका मतलब हेरिडिटी इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग कैरेक्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जाएगा और एसेक्सुअल में भी जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज अ चांसेस ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो वेरिएशन, that means as it is parental character in daughter cells. क्लियर? देखिए, लेकिन कैरेक्टर का ट्रांसमिशन तो दोनों में हुआ, तो हेरिडिटी इज एप्लीकेबल टू बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। क्लियर? ध्यान रखिएगा। बट आ गया वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब डिफरेंसेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, डिफरेंसेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर है? अब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और विद इन ऑफस्प्रिंग, कहने का मतलब माँ बाप से बच्चों में और भाई बहनों में आपस में जो फर्क आ रहा है उसको हम बोलेंगे वेरिएशन। क्लियर है? अब बात करें कि वेरिएशन करता क्या है, कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक,
तो ये समझ गए ना, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करें वेरिएशन। हमने बताया इसके बारे में, एप्लीकेबल टू बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए वेरिएशन हम बात करें, तो ये वेरिएशन क्या है आपको बताया, डिफरेंसेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बार बार मैं बोल रहा हूं, और विद इन ऑफस्प्रिंग। क्लियर है। आ जाइए देखते हैं। तो ये जो है वेरिएशन हम बात करें तो एक क्या हो जाएगा, सोमेटिक वेरिएशन। क्लियर है। और सोमेटिक मतलब, सोमेटिक वेरिएशन कहने का मतलब वेरिएशन that occurs in somatic cells। अब ये देखो, सोमेटिक सेल कहने का मतलब अदर देन जर्म सेल। अब ये क्या है, ये वेरिएशन आफ्टर बर्थ एक्वायर होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक्वायर आफ्टर बर्थ, दैट मीन्स नॉन इनहेरिटेबल और एक्वायर्ड वेरिएशन। ध्यान रखिएगा, क्या, एक्वायर्ड वेरिएशन, वेरिएशन डेट अकर इन दी सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल किसको बोलिएगा, ऑल बॉडी सेल्स एक्सेप्ट जर्म सेल। ठीक है, दैट इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन। तो ये एक्वायर्ड मतलब आफ्टर बर्थ होगा, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन नहीं जाएगा। और ये वेरिएशन जो है ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल चेंजेस। आइए नेक्स्ट आप बात करें तो क्या बोलिएगा, जर्मिनल वेरिएशन। क्लियर। जर्मिनल वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन कहने का मतलब क्या बोलेंगे, वेरिएशन इन जर्म सेल्स। क्या है, जर्म सेल्स। और आपको पता होना चाहिए जर्म सेल्स इन द फॉर्म ऑफ गैमेट। और एक लाइफ जो नया आता है वो कैसे आता है, बाय द फ्यूजन। क्या हो गया, फ्यूजन। और ये फ्यूजन हुआ तो क्या बना, जाइगोट। ध्यान दीजिए, और ये जाइगोट आगे डेवलप्ड होकर के एक नया इंडिविजुअल बना दिया। अगर जर्म सेल में वेरिएशन, दैट मींस गैमेट में वेरिएशन, और गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट, और जाइगोट बना इंडिविजुअल में, तो ये क्या होगा, सिंस बर्थ। ये वेरिएशन क्या होगा, सिंस बर्थ, पैदाइश के साथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहा है तो इनहेरिटेबल वेरिएशन। क्लियर, इनहेरिटेबल वेरिएशन बोलेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और आगे बात करेंगे वेरिएशन, तो वेरिएशन और भी तरह का होगा, एक कंटिन्यूअस होगा और दूसरा डिसकंटिन्यूअस भी होगा। तो एक तो आपने वेरिएशन इन टर्म ऑफ सेल्स देखा कि किस में वेरिएशन हो रहा है। अगर सोमेटिक सेल में होगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होगा, और वो वेरिएशन आफ्टर बर्थ आएगा। और क्या बोलेंगे उसको, जर्मिनल वेरिएशन अगर बात करें तो दैट मीन्स कि वो जर्म सेल में होगा, और वो वेरिएशन क्या है, सिंस बर्थ होगा, और उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज हेरिटेबल वेरिएशन। ठीक। आइए अब वेरिएशन हम बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है या डिसकंटिन्यूअस। तो आप इसको बोलिएगा, देखो वेरिएशन एक तो कंटिन्यूअस वेरिएशन, जाना नहीं है, लिखते रहना है। ठीक है। आइए क्या है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। आइए तो देखो आप, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो यहां पर क्या मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का,
तो यहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ड्यूरिंग द सेक्सुअल, टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताइए। वन कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस एंड अदर कॉल्ड syngamy or fertilization. That means formation of gametes and fusion of gametes. These two events are important for sexual reproduction. गैमेट बनेगा तभी तो फ्यूज करेगा। क्लियर? आइए, तो अब क्या गैमेट बनने से मतलब क्या है सर आपका? तो मतलब ये है कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, दैट मीन्स गैमेट फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और मियोसिस इज ऑफ टू पार्ट, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। इन मियोसिस फर्स्ट ऑफ प्रोफेज 1, ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा है फ्रॉम सेल साइकिल। प्रोफेज 1 क्लियर ऑफ पेकाइटिन स्टेज वेयर रिकम्बिनेशन और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन अकर, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्लियर? तो देखिए, तो हमने बोला कंटिन्यूअस वेरिएशन, दैट मीन्स वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन। तो जनरेशन टू जनरेशन कैसे आ रहा है? ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ? बोलो क्या? क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्या बोला है? प्रायर टू गैमेट फॉर्मेशन, प्रायर टू गैमेटोजेनेसिस। तो देखो, क्रॉसिंग ओवर जो सवाल पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। क्लियर? क्रॉसिंग ओवर होता कहां है? क्या? पेकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, आगे भी लिखे ऑफ मियोसिस फर्स्ट। क्लियर है? अब देखो, पेकाइटिन को ऐसे भी लिख के आपके एंट्रेंस में पूछा है, मिडिल फेज बोल दिया ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस क्या फर्स्ट। क्यों? क्योंकि आप सीक्वेंस याद करो, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। क्लियर है? तो बीच में आ रहा है ना, टोटल 5 है, तो 2 इधर बीच में आ गया, तो मिडिल याद रखिएगा। और याद कर लेना, प्रोफेज फर्स्ट, ये भी सवाल पूछा है, लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का मियोसिस। क्लियर? ये भी सवाल पूछा। और स्टेज में पूछे तो सबसे लॉन्गेस्ट, इन सब इनमें पूछे मतलब इनमें तो ये ज्यादा। क्लियर? आइए, अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हो रहा है जो वेरिएशन आ रहा है यहां पे? तो देखो, यहां पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक या जीन सिगमेंट, चलो जीन सिगमेंट बिटवीन, अरे इतना क्यों लिख रहे हैं? देखो, एक्सचेंज ऑफ जीन सिगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो देखो, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहने का मतलब क्या हुआ? आपको भी पता है, देखो स्टार्टिंग में जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो जेनेटिक मटेरियल ऐसा होगा, डिवाइड होता है तो फिर बाद में वो ऐसा हो जाता है। ठीक, 2 हम लेके चल रहे हैं। अब देखो ये फर्दर कैसा होगा? देखो, फिर ऐसा, ये हो गया। फिर उसके बाद फर्दर देखो क्या होगा? क्लियर? ये नेक्स्ट, तो ये दोनों जो क्रोमोसोम आप देख रहे हैं ये होमोलोगस है। मैं रफली आपको बता रहे हैं होमोलोगस। अब देखो बात यहां पर जो टर्मिनोलॉजी बताएंगे तब होमोलोगस बात करेंगे। फिलहाल आप ये देखो, ऐसे ध्यान रखो, ये लाल है, ये लाल है, ये काला है, बस। अब देखो लाल काला कैसे मिल जाएगा, इधर से उधर जाएगा। देखिए, इसी बात को हम क्या कह रहे हैं? अब देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में CO लिख दिया, ध्यान रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर। कहने का मतलब, अब देखो एक चीज और, ये क्या है? क्रोमाटिड है। क्लियर? अब देखो, ये और ये आपस में, क्लियर, सिस्टर क्रोमाटिड्स। क्या है? सिस्टर क्रोमाटिड्स। और ये भी आपस में सिस्टर
क्रोमाटिड्स। क्लियर, आ जाओ। और ये आपस में ध्यान रखना बच्चे, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। तो आपसे सवाल यही पूछेगा, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बहुत बार सवाल पूछा, ध्यान रखिएगा। तो देखो अब क्या हो रहा है, ऐसे गाना होता है ना, ये क्या हो रहा है, ये क्या, अब वो नहीं बोल रहा। चलो जल्दी से, ये देखो। तो अब क्या हुआ, अरे मोटा पतला बन गया। अभी तो आप कह रहे हो सर ये क्या, सब तो सेम सेम दिखा रहे हो। तो ये देखो, लाल पे काला आ गया, खूबसूरती बढ़ गई इसकी, और काले पे लाल आ गया, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो गया। इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और दिस कॉज वेरिएशन। आइए नेक्स्ट हम बात करें, क्या है? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस ड्यू टू म्यूटेशन। क्या हुआ? म्यूटेशन। डिसकंटिन्यूअस ड्यू टू म्यूटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो म्यूटेशन जो टर्म है, आपको पता है, क्रेडिट गोज टू थॉमस हंट मॉर्गन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में दे रखा और सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, अब देखो आगे, तो यहां पर जो है, लेकिन डिस्कवरी ह्यूगो डेवरीज। ठीक है, आइए, चार्ल्स डार्विन ने इसी चीज को जो बोला, इस वेरिएशन को स्पॉट्स के टर्म में, ये भी सवाल आपसे पूछा हुआ है। आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है? सॉल्टेशन। तो देखो ये इवोल्यूशन चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा चुका है, क्या है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। नोट कर लेना, स्टार इंपॉर्टेंट। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन किसने बोला? ह्यूगो डेवरीज। क्लियर, ह्यूगो डेवरीज, इंपॉर्टेंट बात। तो हमने आपको बताया वेरिएशन, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? क्रोमोसोम नंबर हमने बताया, सॉरी एक तो हमने सेल के बेसिस पे बताया किसमें हो रहा है, दूसरा आपका कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल पूछेगा क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, फिर पूछेगा म्यूटेशन की डिस्कवरी किसको क्रेडिट जाती है? थॉमस हंट मॉर्गन। फिर उसके बाद ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे इन्होंने काम किया था। फिर चार्ल्स डार्विन ने उस वेरिएशन को क्या बोला? स्पॉट और सॉल्टेशन। अब देखो म्यूटेशन जो है, तो म्यूटेशन अगर बात करें तो म्यूटेशन क्या है? डिसकंटिन्यूअस स्पॉन्टेनियस सडन क्या है? चेंजेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। और ये क्या है? किसी जनरेशन में होगा। और ये म्यूटेशन बहुत टाइप का, वो पूरा एक टॉपिक है म्यूटेशन का, जो कि हम आपको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये म्यूटेशन क्या है? जीन पेयर में, जीन बेस डीएनए के बेस में चेंजेस कर देगा, क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाएंगे, पूरा का पूरा सेट चेंज हो जाए, इस तरीके से म्यूटेशन हम पढ़ेंगे। क्लियर, तो ये लिख लीजिएगा। देखो ये तो पूरा हमने इनके बारे में बात कर लिया। अब देखो फर्दर अगर बात करें तो क्या है? जेनेटिक्स को हम फर्दर जो डिवाइड कर रहे हैं वो कैसे डिवाइड करेंगे जेनेटिक्स को? तो एक तो देखो क्या होता है, चलो ये आप उतार लो, फिर उसके बाद हम आगे इसको फिर से शुरू करते हैं। आगे ये हम बात करेंगे, ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स बात करेंगे। ठीक है, तो अभी उतार लो, चलो उतार लिया। तो देखो अब यहां पर हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ, देखो हम रिलेट करके बात कर रहे हैं, इसीलिए ब्रांच ये सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि आगे भी हमें ये सारी चीजें इसी फॉर्म में पढ़नी है। तो देखो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हम बात करें तो क्या बोलूं, ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स, तो बताइए क्या होगा? ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स
तो देखो ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स में 3, वन कॉल्ड क्लासिकल जेनेटिक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स ऑल्सो कॉल्ड। अब ट्रांसमिशन से क्या आपको समझ में आ रहा है, मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो भाई यहां पर पढ़ेंगे क्या, यहां पर पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। आगे हम बताएंगे, अभी जनरली ऑफस्प्रिंग जो ले रहे हैं वो हर जगह पर ऑफस्प्रिंग जहां पे ले लिया जाता है गलत है। क्यों? क्योंकि ऑफस्प्रिंग वर्ड रिलेटेड टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, नॉट फॉर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। वहां पर प्रोजेनी बोलेंगे, डॉटर सेल बात करें। क्लियर? आ जाओ। तो ये नेक्स्ट आप जो बात करें तो एक हो गया मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। क्या बोलिएगा? मॉलिक्यूलर। अब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में क्या करें? मॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा ना, तो बायोमॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए। क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ठीक है, डीएनए आरएनए मतलब मॉलिक्यूलर। जैसे आपने पढ़ा ना, सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से क्या? प्रोटीन। क्लियर है ये चीज? अब आ जाओ लास्ट, जो कि आप कहां यहां पे बात करेंगे, हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल सुना है ना, वही पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं आप? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो बताओ पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब? अरे बोलो, पॉपुलेशन मतलब किसकी जेनेटिक्स आप स्टडी कर रहे हैं? पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन मतलब जीन फ्रीक्वेंसी एंड बिहेवियर ऑफ जीन, जीन बिहेवियर एंड जीन फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी एंड जीन बिहेवियर इन अ पॉपुलेशन। क्लियर है? तो उसके लिए क्या बोलेंगे? आपको बोला स्टडी ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी एंड बिहेवियर ऑफ जीन इन अ एक मिनट ब्रीडिंग पॉपुलेशन, इंटर ब्रीडिंग पॉपुलेशन, इंटर ब्रीडिंग पॉपुलेशन। अब भाई ये बताओ, इसके लिए जो बेस्ट है हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल, लिख नहीं रहा, हम आपको बता रहे हैं, आपको वहां मिल जाएगा लिखा हुआ। देखो क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब सवाल ये कि यहाँ पर 1 क्यों लिखते हैं? 1 से क्या स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, क्या है? अंडर रूट निकालो। 1 का मतलब 1, दैट मीन्स कांस्टेंट। यहाँ 1 लिखने का मतलब कांस्टेंट। आप याद करो 1:2:1। अगर 12th ना पढ़ा हो 10th तो पढ़ा ही होगा। ये रेशियो क्या होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट प्योर, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हाइब्रिड, और ये होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस वर्ड यूज ना करो तो भी चलेगा, क्योंकि यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी है। तो ये जो रेशियो है फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म। क्लियर है? तो ये चीज था हार्डी-विंसबर्ग, मतलब रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? और उनका जीन फ्रीक्वेंसी देखो, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स डोमिनेंट और रिसेसिव एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? ये था एक, तो ये था। दूसरा अगर आप ब्रांच बात करें तो वो क्या हो जाएगा? दूसरे टर्म में हम बात करें ब्रांच ऑफ, ये एरा के बेसिस पे, एरा पीरियड। तो देखो एक क्या है, मेंडल से पहले की कहानी, क्या बोलोगे? प्री मेंडलिज्म।
क्लियर, मतलब बिफोर मेंडल, प्री मतलब बिफोर, और एक क्या हो गया मेंडलिज्म, जो मेंडल ने अपनी कहानी बोली। तो एक तो हम प्री मेंडलिज्म थोड़ा सा छोटा सा है वो पढ़ लेंगे, पोस्ट ये मेंडलिज्म बहुत है बात, इनके बारे में बात करेंगे, पूरा जो डिटेल इन्होंने अपनी डिस्कवरी किया, कौन कौन सा लॉ इन पर आया, और उसके बाद जो भी है, उसके बाद मेंडल के पोस्ट मेंडल के बाद मेंडल के डिस्कवरी पे जो जो साइंटिस्ट ने स्टडी किया उनके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हो गया पोस्ट मेंडलिज्म। तो देखो, तो ये जो है प्री मेंडलिज्म जो है, इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग। अरे भैया ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर। क्लियर। बाकी ये क्या है? नॉन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। क्लियर, नॉन ब्लेंडिंग। अब पोस्ट ये मेंडल, ये क्या है? नॉन ब्लेंडिंग। क्लियर, ये भी क्या हो गया? नॉन ब्लेंडिंग। इसमें कुछ अलग से हैं वो बात करेंगे, लेकिन ये पूछ सकता है नॉन ब्लेंडिंग, इस पे तो पूरा थ्योरेटिकल बात है। तो यहां पर जो हम यही बात बोल करके ये कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम बात करेंगे मेंडलिज्म के बारे में। क्लियर है? तो कहानी सुन लो। क्या उस वक्त मेंडल से पहले तो एक तो मेंडल की ही बात लोगों को समझ में ना आई थी, समझ में आ रहा है? इसलिए मेंडल साहब के मरने के 16 साल बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। वो रही कहानी, हम नेक्स्ट लेक्चर में मेंडल के बारे में बात करेंगे। तो यहां से सुन लीजिए, तो इनसे आप पहले के क्या होंगे? समझ में आ रहा है? कुछ भी बोल दो, वो तो बात ही हो गई। क्लियर। तो ये चीज था। तो अभी वही किसी को भी समझाना मुश्किल आसान नहीं है, लेकिन पहले क्या था, तो आराम से समझा देते। ये बात हमने बोल दिया भाई ये होगा, एरिस्टोटल समझ लो, ज्ञानी आदमी थे, कुछ भी बोल देते थे, वो बात उनकी हो जाती थी। ठीक, आ जाओ। अभी के वक्त देखो, छोटी सी बात करें, अभी के वक्त में क्या है, हम टाइम नहीं लेंगे आपका। अभी के वक्त में क्या है, देखो जो उड़ रहे हैं उसको एरियल बोल लो, जो लैंड पे उनको टेरेस्ट्रियल बोल लो, समझ में आ रहा है ना? और जो पानी में स्विम उनको एक्वेटिक बोल लो, और जो रेंग रहे हैं उनको रेप्टाइल बोल लो। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? ये बात मेंडल साहब की कहानी बन गई। और एक वो बात है, मेंडल साहब ने सबसे पहले क्लासीफाई किया था, और मेंडल ने क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, दैट इज एरियल, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, बट नॉट क्लासीफाई द रेप्टेलियन। समझ में आ रहा है ना? अभी कोई बात हुई भाई, अब हम देख रहे हैं, लेकिन हाँ बात क्यों नहीं हुई? आपकी सोच अभी ज़्यादा है, उस वक्त वो पुराने थे, उस हिसाब से सोचे थे। चलो वापस आते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहानी आप देख लो। तो जो था, अब बात करें प्री मेंडलिज्म, मतलब मेंडल से पहले की कहानी। तो सबसे पहले जो है, तो आपको इसके बारे में ये याद रखना है, थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। प्री मेंडलिज्म इज अ पीरियड ऑफ जेनेटिक्स बिफोर मेंडल, मेंडल से पहले का। ठीक है, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग, मिक्स होने के बाद ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर जो पहली थ्योरी है वो मॉइस्ट वेपर थ्योरी है। क्या है? मॉइस्ट वेपर थ्योरी। किसने दिया था? पाइथागोरस। अब देखो यहाँ मैथ्स आ गए, मैथ्स वाले बायोलॉजी की बातें कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा ना? हाँ चलिए, उससे कोई मतलब नहीं। इन्होंने क्या बोला? मेल बॉडी प्रोड्यूस मॉइस्ट वेपर, क्या है? वेपर ड्यूरिंग क्वेटस। क्वेटस मतलब मेटिंग। जब मेटिंग होता है तो मेल जो है मॉइस्ट वेपर प्रोड्यूस करता है, और उसी से क्या है? एक नया ऑर्गेनिज्म, मतलब बॉडी ऑफ एम्ब्रियो बन जाता है। दैट मीन्स क्या है? बॉडी पार्ट हो गया, उससे वेपर प्रोड्यूस हुआ, फिर वो एग्रीगेट हुआ और न्यू इंडिविजुअल, मतलब एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हुआ तो न्यू इंडिविजुअल। समझ में आ रहा है? मेल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बेकार बात, ये बात यहां तक सही नहीं थी। ठीक है, आगे आए फ्लूइड थ्योरी हो गया अब थोड़ा सा, और जिसको सीमेन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब वहां पर सिर्फ मेल बोला था, अब यहां पर मेल फीमेल दोनों बोल दिया। ठीक है, ये किसने दिया था? एम्पेडोकल्स नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा क्या है? सीमेन ऑफ मेल एंड फीमेल इज मिक्स्ड ड्यूरिंग द क्वेटस, मतलब मीटिंग के दौरान। दोनों के बारे में अभी मैंने बोलिया, लेकिन आप तो सीमेन अब जो पढ़ते हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वो मेल को बोलते हो ना। ठीक है, आइए, तो क्या था यहां पर? कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स अपीयर इनटू द ऑफस्प्रिंग ड्यू टू मिक्सिंग, मतलब ये सीमेन जो मेल और फीमेल से आ रहा है ड्यूरिंग द कोइटस मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद जो क्या है न्यू इंडिविजुअल में कैरेक्टर अपीयर होता है, तो इनके मिक्सिंग से होता है। क्लियर?
ये बात। अब देखो थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, कौन आ गए? फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। उन्होंने बोला रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, यहां पर ब्लड आ गया, ठीक है। तो इन्होंने ये एरिस्टोटल ने दिया। तो डायरेक्ट आपके इंट्रेंस में जो सवाल पूछ सकता है ये थ्योरी किसने दिया, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ध्यान ना रखें तो भी चलेगा, लेकिन हाँ अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब कि 360 में 360 स्कोर करना तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए, तो इन्होंने बोला क्या है, सीमेन ऑफ मेल इज कंसिडर्ड एज हाईली प्योर ब्लड, ठीक, विच हैज पावर ऑफ लाइफ एंड इट इज नरिश्ड बाय द सीमेन ऑफ फीमेल। तो देखो अभी तो ये तो कुछ सही भी लग रहा है, सही बात है, क्योंकि आप भी पढ़ते हो ना कि मेल जो होता है, मेल में मेनली जो होता है जेनेटिक मेल स्पर्म, जो बात करें ह्यूमन स्पर्म तो मेल गैमेट हो गया, तो वहाँ पे मेनली जो कैरी करता है वो कौन होता है? न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल। और किस में पेनिट्रेट करता है? जाइगोट में, सॉरी ओवम में पेनिट्रेट करता है। तो ओवम में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो नरिशमेंट उसको मिलता है, तो ये तो सही लग रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बार मेल का इंपॉर्टेंस ज्यादा, मेल को क्या बोल दिया? ब्लड प्योर बोल दिया, और फीमेल इम्प्योर बोल दिया, क्लियर। और ये मिक्स करेंगे, तो ये चीज था। अब इसके बाद इंकेसमेंट थ्योरी आया। इंकेसमेंट थ्योरी ये किसने? चार्ल्स बॉनेट ने दिया था। और इन्होंने कहा स्टेट दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ मिनिएचर फॉर्म इनसाइड हिज हर बॉडी जस्ट लाइक अ सेट ऑफ चाइनीज बॉक्स, ठीक है, उनके पास ऑलरेडी रहता है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट आप जो थ्योरी आ गया वो क्या है? प्री फॉर्मेशन थ्योरी। क्या बोलेंगे? प्री फॉर्मेशन। अब देखो वर्ड आ रहा है प्री फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो ये सवाल यहां से पूछता है, पूछा जा चुका आपके एंट्रेंस में। तो सबसे पहले जो ये किसने दिया था? तो स्वॉमर्डन नाम के साइंटिस्ट थे। और ये एडवोकेटेड किसने किया था? माल्फीजी, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या बोला? ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ प्री फॉर्म्ड, क्या है? इन दी स्पर्म और एग इन अ मिनिएचर फॉर्म, जिसको ह्यूमेनकुलस, क्या बोला? ह्यूमेनकुलस, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ह्यूमेनकुलस ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है। क्या था? प्री फॉर्म्ड थ्योरी किसने दिया? स्वॉमर्डन, और एडवोकेटेड बाय माल्फीजी। और इन्होंने क्या बोला कि प्री फॉर्म्ड ऑलरेडी क्या होता है? मिनिएचर फॉर्म में एग और स्पर्म में होता है, और उसको ह्यूमेनकुलस बोला, क्लियर। HUMUNCLUS, ह्यूमेनकुलस। अब यहां पर ये चीज कैसे होगा आगे एम्ब्रियो में और न्यू इंडिविजुअल में कैसे डेवलप करेगा? ये सवाल आ रहा है। तो यहां पर कहा फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना स्टिमुलेट करता है इस ह्यूमेनकुलस को आगे बढ़ने में, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल बनने में। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट इट्स ग्रोथ। ध्यान रखिएगा। आगे स्पर्म, अब देखो यहां पर स्पर्म आ गया, तो हम बात करें स्पर्म ने किसने सबसे पहले, सेल चैप्टर में आप पढ़ते हैं, क्या है? 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेन नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ह्यूमन स्पर्म को बाद में स्टडी, सबसे पहले लिविंग सेल को देखा लाइक बैक्टीरिया, और बाद में ह्यूमन स्पर्म को भी, प्रोटोजोआ को भी, इन सबको स्टडी किया। तो इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। फिर अगला जो है एपीजेनेसिस। देखो एपी मीन्स अपॉन, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस या फॉर्मेशन थ्योरी। ये क्या थे कि वॉल्फ नाम के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने बोला क्या था? जर्म सेल पोजेस एन अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल, मतलब इमेच्योर जर्म सेल, दैट मीन्स सेल दैट फॉर्म गैमेट्स, ठीक है, उसके पास अनडिफरेंशिएटेड इमेच्योर सेल होते हैं, क्लियर, मटेरियल होता है, ठीक है। दिस मटेरियल डेवलप्स स्टेप बाय स्टेप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब आपको पता है फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, फिर क्या होता है? बोलो, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, तो इससे रिलेट हो रहा है, ठीक है। विच डेवलपमेंट उसको हम बोलेंगे एपीजेनेसिस, क्लियर है। तो एपीजेनेसिस थ्योरी में क्या? जर्म सेल के पास अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्टेप वाइज डेवलपमेंट होता है, क्लियर, और उस प्रोसेस को हम सच डेवलपमेंट को एपीजेनेसिस बोलते हैं। अब क्या है नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है? पेनजेनेसिस, जो कि आप इवोल्यूशन में भी ये बात पढ़िएगा। किसने दिया था? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इन्होंने क्या बोला? ऑल पार्ट्स ऑफ द लिविंग बॉडी दैट इज टिश्यू
क्या है, सिंथेसाइज्ड माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्या करेगा, माइक्रोमोलिक्यूल्स। दिस माइक्रोमोलिक्यूल्स आर नोन एज पेंजीन। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेंजीन, PANGENE, पेंजीन, ठीक है। और गैम्यूल, पेंजीन और गैम्यूल, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पेंजीन और गैम्यूल। तो यहां से पेंजेनेसिस थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस बोलो या पेंजेनेसिस थ्योरी, तो यहां पर क्या पूछेगा आपसे, किसने दिया, चार्ल्स डार्विन। अब यहां पर जो माइक्रोमोलिक्यूल्स था उसको क्या पेंजीन या क्या बोलेंगे, गैम्यूल्स बोलेंगे। तो इन्होंने बोला मेल एंड फीमेल पेंजीन और गैम्यूल्स फ्यूज करेगा और क्या बोलेगा, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन एंड दिस फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। एट लास्ट जो थ्योरी आई, जो आप पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ाया भी था आपको वेरिएशन में, तो देखो जर्म प्लाज्म थ्योरी, इसको हम और भी बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो किसने दिया था, ऑगस्ट वीजमैन ने दिया था। अब इसको इन्होंने, ऑगस्ट वीजमैन ने ये बोला कि बॉडी में दो टाइप का फ्लूइड होता है, एक सोमेटोप्लाज्म और दूसरा क्या होता है, जर्म प्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म इज रिलेटेड टू क्या है, सोमेटिक सेल, एंड जर्म प्लाज्म इज रिलेटेड टू जर्म सेल, ठीक है। अब हमने बताया था सोमेटोप्लाज्म कहने का मतलब क्या है, सेल्स ऑफ द बॉडी दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन गैमेट फॉर्मेशन, मतलब ऑल सेल एक्सेप्ट फॉर्मिंग द गैमेट्स। और दूसरा क्या है, जर्म सेल दैट इन्वॉल्व इन द गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर है। तो जो वेरिएशन सोमेटिक सेल में होता है दैट इज नॉट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड दैट वेरिएशन एक्वायर आफ्टर बर्थ एंड दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड वेरिएशन हम बोलते हैं। बट सोमेटिक वेरिएशन अगर हम बात करें, sorry, germinal variation that occur in a germ cell and germ cell fuse to form zygote and zygote after development into the new individual, तो new life by the fusion of germ cell, that means germinal variation जो होगा वो क्या होगा, since birth होगा and that transmit from generation to generation। और germ cell को हम ये क्या बोलते हैं, इमोर्टल सेल भी बोलते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज था, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सारा जो था हमने आपको जो बताया, ये तो ये प्री मेंडलिज्म के बारे में सारी कहानी बताई। अब यहां से जो अगला, यहां पर हम ये अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में जो हम आएंगे तो मेंडलिज्म में आएंगे, फिर पूरा मेंडलिज्म बात करेंगे, देन आफ्टर पोस्ट मेंडलिज्म में आएंगे। ठीक है। तो ये चीज आप यहां से आप जो इंपॉर्टेंट, देखो आपको लेक्चर देखने का मतलब ये नहीं कि हम तो आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन आपको उनमें से कंक्लूड करना है और मेन टॉपिक को, मेन पॉइंट्स को अपने रजिस्टर पे नोट करके उसी को बार बार पढ़ना है, क्योंकि डेज लिमिटेड है और हमें तो डिलीवर करना है सारी बातें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो क्या हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। ये हमने यहाँ तक प्री मेंडलिज्म तक कर लिया, नेक्स्ट लेक्चर में पोस्ट मेंडलिज्म। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।